जून 2018 ऑस्ट्रेलिया में पीटर स्कली नाम का एक आदमी एंड उसकी गर्लफ्रेंड को 129 साल की सजा हुई क्योंकि उसने डार्क वेब पर नो लिमिट फन के नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। एंड अंकल जी ने अपनी इस वेबसाइट पर खुद की एक मिनी सीरीज बना डाली डेजीज डिस्ट्रक्शन के नाम से। इस सीरीज में 3 से 4 एपिसोड्स थे 9 मिनट्स तक के। एंड इन एपिसोड्स में उसने 3 माइनर गर्ल्स जिसमें से एक की एज तो सिर्फ 18 महीने थी, उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया। उस 9 मिनट के एपिसोड में उसने उन छोटी लड़कियों की दर्द से चीखें निकलवा दी थी। इस वीडियो में उसने एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर उन लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया, कपड़े टांगने वाली क्लिप से उनकी जेनिटल्स को क्लिप कर दिया एंड उनके प्राइवेट पार्ट पर हॉट वैक्स डाल दिया। ऊपर से नीचे तक उन्हें बांधकर उन पे यूरिनेट किया, लगातार उनका अलग अलग स्टाइल से रेप किया। मतलब कि एक इंसान जितना ब्रूटल जा सकता है ये जाड़िया उस हद तक चला गया था अपनी उस वीडियो में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने उसका वो वीडियो देखा तो उनके आंसू निकल गए, इतना दर्दनाक था वो वीडियो। उसने ये वीडियोस डार्क वेब पर डाली थी जहां लोग उसे पे करके उसकी वीडियोस को देखते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो स्कली लाइव चैट में अपनी ऑडियंस से ये डिस्कस करता था कि विक्टिम्स को और किस तरह से पनिशमेंट देनी चाहिए, उनका किस स्टाइल से रेप करना चाहिए एंड उन्हें किस तरह के हथियार से मारना चाहिए। शुरुआत में तो लोग उसे पे करके उसकी वीडियोस का आनंद ले रहे थे एंड क्योंकि उसने ये एपिसोड्स डार्क वेब पर अपलोड किए थे इस वजह से उसे पुलिस एंड साइबर क्राइम वालों का भी डर नहीं था। लेकिन देखते ही देखते पीटर की वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर एंड रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगे, जिसके बाद लोगों ने इमोशनल होकर अरेस्ट दैट बास्टर्ड का ट्रेंड चलाया एंड फाइनली पुलिस ने स्कली एंड उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया एंड उन तीनों पागलों को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा हुई। वेल ये तीनों तो आज की तारीख में भी जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन पीटर ने जिस तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर बनाया था वैसी लाखों वेबसाइट्स आज भी डार्क वेब पर मौजूद है जहां पर इसी तरह के कंटेंट जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, टॉर्चर एंड किलिंग जैसे कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं। रेड रूम्स जिसका सिर्फ नाम सुनकर लोगों की फट जाती है वो भी डार्क वेब पर मौजूद है, जहां पर एक रेड कलर के रूम में लाइव रेप एंड मर्डर्स की स्ट्रीमिंग की जाती है। एंड जब रेड रूम की वेबसाइट पर लाइव बदमाशी चल रही होती है तब लोग सुपर चैट में उन्हें और तेज भैया, फाड़ दो भैया, छील दो भैया कमेंट करते हैं, बट द भैया वाज बिजी इन चॉपिंग द वेजीज सो ही डिडंट रिस्पॉन्ड। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट की उस डार्क दुनिया के बारे में जहां पर हर बैंड चीजें मिलती हैं, हर वो इलीगल एक्टिविटीज यहां पर होती है जो रियल वर्ल्ड में तो इलीगल मानी जाती है लेकिन यहां पर खुलेआम होती है। साथ ही कुछ बड़े क्रिमिनल्स के बारे में जिन्होंने डार्क वेब पर इलीगल काम करके $billion छाप लिए, जिनमें से कुछ तो पकड़े गए एंड कुछ पागल साइको तो आज भी रेड रूम की लाइव स्ट्रीमिंग पर सफेद बिल्ली को छील देते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स रिवील करूंगा डार्क वेब के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। $1 billion online marketplace for illegal drugs. eBay for At least 2 other people, if not 3. Dude, this is dark web. Line. But unfortunately, it's also been used a lot by criminals because टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले डार्क वेब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है एंड किस तरह से काम करता है। दरअसल हम सभी जनरली जिस वेब को यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है। एग्जांपल के लिए हम जो भी यूट्यूब पे वीडियोस एंड इंस्टा पे रील्स देखते हैं, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर जिन भी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो सभी सरफेस वेब का पार्ट है। लेकिन डार्क वेब डीप वेब का वो हिस्सा होता है जिसे नॉर्मल यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक तरह का वर्ल्ड वाइड कंटेंट है जो कि डार्क नेट्स पर एग्जिस्ट करता है एंड डार्क नेट्स इंटरनेट के अंदर मौजूद वो ओवरलेज नेटवर्क होते हैं जिसे एक खास तरह के सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑथराइजेशन की हेल्प से एक्सेस किया जाता है। आइसबर्ग का एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। एक आइसबर्ग ऊपर से कितना छोटा सा दिखता है लेकिन अंदर से उतना ही बड़ा और गहरा होता है। सेम उसी तरह इंटरनेट की जिस दुनिया को हम जानते हैं एंड जनरली जिसे यूज करते हैं वो उसका सिर्फ 4% है, लेकिन बाकी का 96% डीप वेब में यानी कि आइसबर्ग के नीचे मौजूद है। डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम या फिर ब्रेव से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको चलाने के लिए खास तरह के ब्राउजर टोर की जरूरत पड़ती है। टोर और दूसरे नॉर्मल ब्राउजर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये है कि नॉर्मल ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम, ब्रेव या फायरफॉक्स यूजर्स को डायरेक्ट वेब से कनेक्ट करते हैं, जबकि टोर ब्राउजर डायरेक्ट वेब से कनेक्ट करने के बजाय इंक्रिप्टेड सर्वर्स का रैंडम पाथ चुनता है यूजर्स को वेब वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, ताकि यूजर्स को ट्रैक ना किया जा सके। शुरुआत में डार्क वेब का यूज मार्केट प्लेस के तौर पर सबसे ज्यादा हुआ करता था। सिल्क रोड के नाम से डार्क वेब पर एक बहुत ही फेमस वेबसाइट थी जहां पर गन्स, ड्रग्स और इलीगल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग की जाती थी। यहाँ पर ऐसी इलीगल चीजों को खरीदना बहुत ज्यादा आसान था एंड क्योंकि डार्क वेब पर यूजर्स की आइडेंटिटी छुपी हुई रहती है तो किसने कौन सा माल खरीदा किसी को कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज की डेट में डार्क वेब का ज्यादातर इस्तेमाल हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज में किया जाता है। आज की डेट में डार्क वेब पर हर तरह के माल और हथियार के साथ साथ इंसानों तक को भी बेचा जाता है। हर तरह की सर्विस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे किसी को उड़ाना हो, टॉर्चर करवाना हो, किसी कंपनी का कीमती डेटा चुराना हो, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। साल 2014 की एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि डार्क वेब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से भरा पड़ा है एंड इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक मार्केट एंड बोटनेट जैसी ढेरों साइट्स यहाँ पर अवेलेबल है। बोटनेट्स वो साइट्स होती हैं जो डेटा चोरी या लीक करने या फिर साइबर अटैक करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा विसल ब्लोइंग प्लेटफॉर्म साइट्स भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज की इंटरनल इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को लीक किया जाता है। बहुत से हैकर्स बड़ी बड़ी
कंपनीज के डेटा को हैक करके यहाँ पर बेच देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर का ही कोई कंपनी का डेटा डार्क वेब पर लीक कर देता है, एंड क्योंकि उसने डार्क वेब पर कंपनी का डेटा लीक किया है तो ये पता लगाना भी काफी मुश्किल होता है कि कौन है वो सांप जिसने ऐसा किया है। यो मिंगो एक वियतनामी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये भी डार्क वेब पर लोगों का डेटा चुराया करते थे। जब ये यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के डेटा नेटवर्क को ही हैक कर लिया था, एंड उस डेटा की मदद से उन्होंने यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की डिटेल्स निकाल ली थी। उसने इन क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदने के लिए किया। जब यूनिवर्सिटी को इस बात का पता चला तो उन्होंने यू को कॉलेज से लात मार के निकाल दिया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने घर में पड़े पड़े डार्क वेब के जरिए 200 मिलियन यूएस सिटीजन का डेटा चोरी किया। उस डेटा में यूजर्स के पर्सनल डिटेल्स से लेकर आईडी प्रूफ्स, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक शामिल थे, एंड जिसे बेचकर उन्होंने $2 मिलियन की कमाई की। जब यूएस सीक्रेट सर्विस को यह पता चला कि इन सब के पीछे यू मिन है तो सीक्रेट सर्विस वालों ने डार्क वेब के जरिए ही यू मिंग को फंसाया। उसे इन सारे डेटा के बदले करोड़ों रुपए की डील का झांसा देकर यूएस बुलाया गया। यू मिंग बड़ी डील मिलने के लालच में अमेरिका पहुंच गया, जहां पर एफबीआई के एजेंट्स ने उसे धर लिया, एंड उसे यूएस सिटीजन का डेटा चोरी करने की वजह से 13 साल के लिए जेल में फेंक दिया गया। एंड उस समय उनकी एज सिर्फ 23 साल थी। जेल में उनका रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह से उन्हें 6 साल की सजा के बाद ही 2019 में छोड़ दिया गया, एंड आज की डेट में वो वियतनाम के नेशनल साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। लेकिन ह्यू जैसे बहुत से डेटा हैकर्स आज भी डार्क वेब पर मौजूद हैं, जिनका काम ही लोगों का डेटा चुराकर बेचना है। डार्क वेब के जरिए लोग हैकर्स के साथ कनेक्ट करके उनसे अपना पर्सनल काम भी करवा सकते हैं, एंड डार्क वेब पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो ऐसी सर्विस भी देती हैं। ये ग्रुप्स कस्टमर्स के लिए साइबर क्राइम्स या फिर किसी कंपनी के सर्वर को हैक करके उनका डेटा चोरी करने का काम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गदर मचाने के लिए डार्क वेब का यूज होता है। बहुत से लोग अपने देश या फिर प्राइवेट कंपनीज में हो रहे गलत कामों के बारे में खुलकर अपनी पहचान के साथ दुनिया को नहीं बता सकते। ऐसे में ये लोग डार्क वेब पर आकर इन सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। अगर कोविड की ही बात करें तो आपको याद होगा कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैला था। इस वायरस के कारण दुनिया भर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन फिर भी चाइना अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने डॉक्टर्स को कोरोना के खतरे के बारे में लोगों को बताने से मना किया हुआ था, लेकिन इस वायरस के खतरे को जानने वाले कई लोगों ने डार्क वेब पर इस बीमारी के बारे में पोस्ट किया था, एंड क्योंकि ये डिटेल्स डार्क वेब पर लीक हुई थी इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट भी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि कोरोना वायरस की जानकारी किसने लीक की थी। इसके अलावा डार्क वेब पर ऐसी बहुत सी साइट्स भी हैं जहां पर यूजर्स खुलकर पॉलिटिकल एंड दूसरे इश्यूज से जुड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एंड उन पर डिस्कशन करते हैं। डार्क वेब पर मौजूद यूजर की पहचान हमेशा सीक्रेट ही रहती है। इसका फायदा उठाकर यूजर्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल सरफेस वेब यानी कि ट्विटर या रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेगा तो खुन्नस में आकर कुछ लोग या तो उसे उड़ा देंगे या फिर किसी झूठे केस में फंसवाकर उसे जेल में फिकवा देंगे। इसलिए दुनिया भर के जर्नलिस्ट इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कंट्री में हो रही इलीगल एक्टिविटीज और डार्क सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए करते हैं। जूलियन असांज एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट, इन्होंने भी थोड़ी सी सच बोलने की गलती की थी। इन्होंने बहुत से ताकतवर देशों के इलीगल कामों की सच्चाई वो भी प्रूफ के साथ अपनी वेबसाइट विकीलीक्स पर पोस्ट किया था, जिसकी वजह से इन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने साल 2006 में अपनी विकीलीक्स नाम से एक वेबसाइट खोली थी सरफेस वेब पर, ताकि न्यूज की सेंसरशिप्स को खत्म करके असल सच दुनिया के सामने लाया जा सके। इस वेबसाइट को स्टार्टिंग में सिर्फ 6 लोग ही चलाते थे, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ दुनिया भर से 800 से भी ज्यादा लोग जुड़ गए थे, जो अपने देश में हो रहे इलीगल एक्टिविटीज, सोशल इश्यूज और फिल्म इंडस्ट्रीज तक के डार्क सीक्रेट्स को यहाँ पर शेयर किया करते थे। भले ही विकीलीक्स की वेबसाइट सरफेस वेब पर मौजूद थी, लेकिन इस साइट पर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाती थी उसे देने के लिए जर्नलिस्ट डार्क वेब का इस्तेमाल किया करते थे। पेरू ऑयल स्कैंडल से लेकर यूएस के ईरान पर साइबर अटैक करवाने और तिब्बतन लोगों पर चाइना के द्वारा हो रहे अत्याचारों तक की खबरें भी इसी साइट ने पब्लिश की थी। साल 2006 से लेकर 2010 के बीच जूलियन ने अपनी टीम के साथ मिलकर कई बड़ी कंट्रीज के गलत कामों का डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था। उन्होंने अपनी साइट विकीलीक्स पर 1 करोड़ से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिसमें अमेरिका, यूरोप, चाइना और अफ्रीका जैसे देशों की सरकारों से जुड़ी गुप्त जानकारियां मौजूद थी। अपने देश के कई सीक्रेट्स को पब्लिक होता देख यूएसए और कई दूसरे देश जूलियन असांज से नाराज हो गए थे, एंड इसके बाद डार्क वेब के जरिए इस साइट पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट की हेल्प से अमेरिका के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा किए गए, जिसके दम पर विकीलीक्स ने 2010 में यूएस पर यह आरोप लगाया कि यूएस ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ जंग के दौरान अपने फायदे के लिए आम सिविलियंस तक को निशाना बनाया था। यूएस के हेलीकॉप्टर्स इराकी सिविलियंस पर दबादब फायरिंग कर रहे थे, एंड अप्रैल 2011 में ग्वेंटानामो बे से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को भी विकीलीक्स ने पब्लिश किया था, जिनमें उन सभी कैदियों की डिटेल्स थी फोटोग्राफ्स के साथ, जिन्हें 2002 से 2008 के बीच यूएस मिलिट्री ने यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा था। इस न्यूज के लीक होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट इतना ज्यादा चिढ़ गई कि उन्होंने जूलियन असांज के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया था। वो किसी भी तरह से जूलियन असांज को धर दबोचना चाहते थे। उन्होंने जूलियन को पकड़ने के लिए उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट के झूठे केस में उन्हें फंसवा दिया था, लेकिन जूलियन इस बार भी बच गए। लेकिन फाइनली साल 2019 में आखिरकार जूलियन असांज को लंदन में हिरासत में ले लिया गया। 19 जून 2024 जूलियन ने यूएस के साथ एक प्ली एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि अमेरिका के साथ समझौता कर लिया, एंड फाइनली उन्हें बेल मिल गई। भले ही दूसरे देशों की सरकारें और इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें उनके काम के लिए गलत मानती है, लेकिन ये भी सच है कि उनकी साइट विकीलीक्स ने ताकतवर देशों के गलत कामों का सच दुनिया को बताया, जिससे दुनिया अनजान थी। डार्क वेब पर अपने देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट भी प्राइवेट फर्म्स को हायर करके रखती है, ताकि वो ये जान सके कि देश से जुड़ी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डार्क वेब की किसी वेबसाइट पर
पर लीक तो नहीं हुई है। साथ ही इसकी मदद से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में भी मदद मिलती है। सिल्क रोड नाम की बहुत ही फेमस ब्लैक मार्केट थी डार्क वेब पर, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था। साल 2011 में इसे विलियम उल्ब्रिच ने शुरू किया था। विलियम इस वेबसाइट को एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाना चाहते थे जहां पर कोई भी सामान खरीदा या बेचा जा सके एंड सिल्क रोड पर आकर यूजर्स बिना अपनी पहचान बताए हर वो इलीगल चीजें खरीद सकता था। लेकिन साल 2013 में फेडरल ब्यूरो ने डार्क वेब की इस वेबसाइट को बंद करवा दिया था एंड साल 2015 में विलियम को आइडेंटिटी फ्रॉड, नारकोटिक्स, हैकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आज के टाइम में भी डार्क वेब पर इलीगल प्रोडक्ट्स और स्मगलिंग की 1 दर्जन से भी ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद है, जहां पर यूजर्स जनरली विजिट करते हैं, अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को सेलेक्ट करते हैं एंड पेमेंट्स के लिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर को अपनी पर्सनल डिटेल्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बेस्ड एक डिजिटल करेंसी है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जाता है। दरअसल दुनिया में मौजूद सभी देशों की अपनी करेंसी होती है जो सिर्फ उसी देश में एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश की सरकार या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता और ना ही कोई अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी की कीमत को तय करती है। आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के सैकड़ों रूप दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि बिटकॉइन, ईथर, लाइटकॉइन एंड मोनेरो। क्रिप्टो की कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है और ना ही ये सरकारों के जरिए कंट्रोल की जाती है एंड इसी वजह से इलीगल कामों में इसका इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा आसान है। खास तौर पर डार्क वेब की ब्लैक मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद एक बड़ा सा बूम देखने को मिला। डार्क वेब कई इनक्रिप्टेड नोड से प्रोटेक्टेड होता है एंड क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है और इसी वजह से जब भी कोई यूजर डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करता है तो हैकर को उस यूजर का पता लगाने के लिए पहले पेमेंट्स के उन सभी नोट्स को खोलना पड़ता है जिससे होकर वो पेमेंट ट्रांसफर हुई है एंड क्योंकि वो एक डिजिटल करेंसी है तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती रहती है। ऐसे में किसी भी हैकर के लिए क्रिप्टो करेंसी के उन सारे नोट्स को खोलना एंड उस यूजर की आइडेंटिटी का पता करना लगभग नामुमकिन हो जाता है एंड यही कारण है कि टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स इसका मिसयूज करते हैं। डार्क वेब पर होने वाली इलीगल ट्रेडिंग का 70% पहले तो सिल्क रोड से ही हुआ करता था, लेकिन जब FBI ने इस मार्केट प्लेस को बंद किया एंड इसके ओनर विलियम को अरेस्ट किया था तो उन्हें विलियम के पास 6 लाख बिटकॉइंस मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI ने सिल्क रोड के मालिक विलियम को दबोचने के लिए बिटकॉइंस का ही इस्तेमाल किया था। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करते हुए ये पता लगाया कि वो किस तक पहुंचे। वहीं क्योंकि बिटकॉइन से भी ट्रांजैक्शन करने के बाद भी अब डार्क वेब पर यूजर्स को पकड़ा जाने लगा है, इसीलिए क्रिमिनल्स पेमेंट के लिए क्रिप्टो की प्राइवेसी कॉइन्स की तरफ मूव हो रहे हैं। प्राइवेसी कॉइन्स जैसे कि मोनेरो और जीकैश बिटकॉइन और ईथर से भी ज्यादा सिक्योर होते हैं एंड इन्हें ट्रेस करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ ब्लॉकचेन फोरेंसिक कंपनीज इन प्राइवेसी कॉइन्स को भी ट्रेस करने का दावा करती है, लेकिन फिर भी ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। यही वजह है कि आज के टाइम में डार्क वेब की मार्केट प्लेस पर 67% ट्रांजैक्शन प्राइवेसी कॉइन्स के जरिए ही होने लगी है। डार्क वेब उस लाइब्रेरी की तरह है जहाँ पर वो सब चीजें मिलती हैं जिसे रियल वर्ल्ड में गलत माना जाता है एंड ये भी एक मिथ है कि डार्क वेब का इस्तेमाल करना इलीगल है। वहीं ये भी सच है कि बहुत सी कंट्रीज में डार्क वेब का इस्तेमाल करना मना है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को डर है कि यूजर्स इसका मिसयूज करेंगे। पुराने टाइम में जब इंटरनेट नहीं था उस टाइम पर भी लोकल गैंग्स एक्सटॉर्शन, मर्डर और ड्रग डीलिंग का काम किया करते थे एंड ड्रग्स को सेल करने के लिए उस टाइम पर ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता था जिन पर पुलिस को जरा सा भी शक ना हो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी ऐसे गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स को पकड़ना आसान हो गया। पुलिस मोबाइल फोन्स के जरिए या फिर कंप्यूटर के IP एड्रेस के जरिए क्रिमिनल्स को आसानी से धर लेती थी। लेकिन जब डार्क वेब मार्केट में आया तो क्रिमिनल्स ने यहाँ पर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली क्योंकि डार्क वेब को बहुत ही कम लोग जानते थे एंड इसे एक्सेस करना हर किसी के लिए आसान भी नहीं था। इसीलिए ये जगह हैकर्स के लिए कमाई करने का काफी अच्छा जरिया बन रही थी जो कि क्रिमिनल्स के लिए काम किया करते थे। डार्क वेब पर Amazon और eBay जैसी सिमिलर शॉपिंग वेबसाइट्स खोली गई एंड इन साइट्स पर दुनिया की लगभग हर ड्रग्स मिलती थी। कस्टमर्स बिटकॉइन के जरिए पे करता था और कुछ ही टाइम के बाद ड्रग्स उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती थी। साल 2013 में जब FBI ने सिल्क रोड को बंद किया था तब तक इसकी मार्केट $1.3 बिलियन हो चुकी थी एंड सिल्क रोड के बंद होने के बाद भी यहाँ पर ऐसी कई मार्केट प्लेसेस ओपन हुई जो कि सेम सर्विस दिया करती है। साल 2016 में मैथ्यू ग्राहम नाम के एक शख्स को पूरे 15 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि वो डार्क वेब पर हर्टकोर नाम की अपनी एक साइट चला रहा था जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया करता था एंड उन बच्चों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने के लिए ऑडियंस से सजेशन मांगता था कि विक्टिम्स को और किस तरह से हर्ट करना चाहिए या फिर उसके साथ किस तरह की चीजें ट्राई करनी चाहिए एंड इसके लिए ऑडियंस उसे बिटकॉइन के जरिए पे भी किया करती थी। ये सुनने में काफी ज्यादा भयानक था क्योंकि एक 19 साल का लड़का डार्क वेब पर ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे रहा था, वो भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। 1980 में हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी आई थी द साइनिंग के नाम से एंड इस मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर दरवाजे पर रेड रम लिखा होता है जिसे अगर आप उल्टा पढ़ते हो तो मर्डर बनता है। इसी मूवी की तरह वीडियोड्रोम नाम से एक और मूवी आई थी 1983 में एंड इस मूवी में लोगों के मर्डर्स को टीवी पर लाइव दिखाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि डार्क वेब पर रेड रूम्स का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं 2-4 हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर होकर आया है। रेड रूम्स के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि डार्क वेब पर किसी साइट पे एक रूम होता है जिसमें मर्डर्स और रेप्स के लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं एंड इस तरह की साइट्स बहुत ज्यादा प्राइवेट होती है। इन साइट्स पे यूजर्स की डिमांड पर वीडियोस को स्ट्रीम किए जाते हैं एंड स्ट्रीम के दौरान व्यूअर्स से सवाल भी पूछे जाते हैं कि विक्टिम्स को किस तरह से टॉर्चर करना चाहिए, किस तरह से मारना चाहिए या फिर उन्हें खोलने के लिए किस तरह के
औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इन सवालों का जवाब देने के लिए यूजर्स को पे भी करना पड़ता है, बिल्कुल यूट्यूब सुपर चैट्स की तरह। साल 2015 में ब्लैक डेथ के नाम से डार्क वेब पर एक वेबसाइट शुरू हुई, जहां पर लड़कियों की फोटोज एंड वीडियोस देखने के लिए यूजर्स बिड किया करते थे। एंड इन साइट्स पर लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी तस्वीरें एंड वीडियोस को सेल किए जा रहे थे। इन साइट पर लड़कियों की प्रोफाइल्स के आगे उनकी हाइट, एज, वेट और यहाँ तक की ब्रेस्ट साइज भी लिखा होता था। वहीं कस्टमर जिस लड़की को पसंद करता था उसकी किडनैपिंग डिटेल्स भी साइट पर मौजूद होती थी, जिसके बाद उन्हें किडनैप करके उन्हें लाइव टॉर्चर किया जाता था। ये साइट डार्क वेब पर बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी एंड साइबर सिक्योरिटी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन इस साइट पर एक ब्रिटिश मॉडल क्लोई एलिंग को किडनैप करने की रिक्वेस्ट आई एंड उसके बाद 11 जुलाई 2017 को क्लोई को किडनैप भी करवा लिया गया। किडनैपर्स ने क्लोई को फेक मॉडलिंग सूट का झांसा देकर बुलाया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लोई को ड्रग्स देकर 2 आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए थे। क्लोई को जबरदस्ती मिलान के एक फार्म हाउस में रखा गया था। किडनैपर्स ने क्लोई से कहा कि उसे वो डार्क वेब पर बेचने वाले, लेकिन हफ्ते भर में ही उसे छोड़ दिया गया इस कंडीशन पर कि उसे अपनी फिरौती की रकम खुद ही देनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने क्लोई के सामने एक और कंडीशन भी रखी। उन्होंने क्लोई से कहा कि क्योंकि तू यूके से है एंड यूके में हमारे टेरर ग्रुप को कोई पहचानता नहीं है, तो तुम्हें जाके मीडिया को हमारे बारे में बताना होगा, ब्लैक डेथ ग्रुप को प्रमोट करना होगा ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि कितने खतरनाक है हम लोग। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक डेथ माफिया ग्रुप के मेंबर्स उन पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। क्लोई को किडनैप करने के केस में मिचेल हर्पर एंड उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया एंड उन दोनों को 16 साल की सजा सुनाई गई। एंड जब साइबर पुलिस ने डार्क वेब पर इसकी छानबीन की तो उन्हें ब्लैक डेथ के नाम से ऐसी कोई भी साइट नहीं मिली। इसलिए पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल था कि किडनैपर सच में क्लोई को डार्क वेब पर बेचने वाले थे या फिर ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी असली सच्चाई को छुपाने के लिए। और अगर बात करें डार्क वेब पर मौजूद रेड रूम्स की, तो अगर वाकई में यहाँ पर लाइव मर्डर्स और रेप वगैरह स्ट्रीमिंग होते हैं तो लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि इन क्राइम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट या फिर साइबर सिक्योरिटी वाले क्यों कुछ नहीं करते। इसका सीधा सा जवाब ये है कि रेड रूम्स जैसी कोई भी साइट डार्क वेब पर रियल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। रेड रूम्स को लेकर जितनी भी कहानियां पॉपुलर हुई हैं वो सब सुनी सुनाई है। एक्चुअल में किसी ने खुद से रेड रूम साइट को विजिट करके ऐसी चीजों को लाइव नहीं देखा है। ये तो सच है कि डार्क वेब पोर्नोग्राफी से भरी हुई है, पर लाइव मर्डर जैसी एक्टिविटीज को यहाँ पर अब तक ट्रेस नहीं किया गया। कई एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि रेड रूम जैसी कोई चीज डार्क वेब पर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसी साइट्स के हर लिंक की अच्छी तरह से जांच की है और उन्हें आज तक रेड रूम जैसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रेड रूम भी डार्क वेब पर चलाया जाने वाला एक तरह का फ्रॉड है, जहां पर यूजर्स को लाइव मर्डर स्ट्रीमिंग के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है और कई बार तो लोग इसे सच मानकर अफवाह उड़ाने लग जाते हैं। रेड रूम्स की तरह डार्क वेब पर फेक हिटमैन्स भी लोगों को मामा बना देते हैं। डार्क वेब पर लोगों को एक अजीब सी वेबसाइट मिली जो लोगों को बीटिंग, टॉर्चर और मर्डर करने की सर्विस देती थी। इस साइट पर हर काम के रेट्स तक लिखे थे। यहाँ पर यूजर्स को गैंगस्टर का नाम और हुलिया जानने तक की भी जरूरत नहीं है, ना ही खुद की पहचान बताने की जरूरत है। बस इस वेबसाइट पे आकर आप अपनी सर्विस सेलेक्ट करो, पेमेंट करो एंड अपने काम होने का इंतजार करो। इस साइट पर $50,000 में मर्डर, $2,000 में पिटाई और $20,000 में टॉर्चर करके मारने के ऑप्शन दिए थे। ये साइट उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए थे और सच में किसी को ठोकना चाहते थे। इस साइट के बारे में जानकर बहुत से लोगों ने इसकी सर्विस भी ली थी और उन्हें $2,000 से लेकर $50,000 तक पे भी किए थे। लेकिन इस साइट के हिटमैन ने आज तक एक भी मर्डर एक्चुअल में नहीं किए और वो कस्टमर्स का पैसा लेकर फरार हो गया। एंड क्योंकि पेमेंट्स बिटकॉइन के जरिए हुई थी तो यूजर्स के पास कोई भी तरीका नहीं था उस हिटमैन को पकड़ने का। एंड जब पुलिस को इस फ्रॉड के बारे में पता भी चला तो अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के मर्डर के लिए पैसे देने वाले इन्हीं लोगों को अरेस्ट कर लिया गया एंड जेल में डाल दिया गया। इलिनॉइस की रहने वाली एक नर्स ने भी अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ को मरवाने के लिए इस साइट की सर्विस ली थी एंड उसने $12,000 साइट को पे भी किए थे ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ को मरवा सके। लेकिन जब ये केस सामने आया तो नर्स को ही 12 साल की सजा सुनाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब पर मिली सभी हिटमैन वेबसाइट फेक और स्कैम्स हैं। डार्क वेब पर चलने वाली इन खतरनाक साइट्स के बारे में साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं एंड कई बार तो वो जानबूझकर ऐसी साइट्स का हिस्सा बन जाते हैं ताकि इन साइट्स पर हो रही चीजों को मॉनिटर कर सके। ऐसे में डार्क वेब कई मायनों में साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ है। दरअसल डार्क वेब पर कई टेररिस्ट ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं एंड साइबर सिक्योरिटी वाले ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनकर टेररिस्ट की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब देश की कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स और सीक्रेट्स इन साइट्स पर लीक हो जाते हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी वाले रेगुलरली डार्क वेब को मॉनिटर करते रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी वाले ऐसी इलीगल साइट्स को मिलते ही उन्हें शट डाउन कर देते हैं जिन पर ड्रग डीलिंग्स या फिर पोर्नोग्राफी जैसे क्राइम्स चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि डार्क वेब पर इन साइट्स की मल्टीपल कॉपीज मौजूद है, इसीलिए साइबर पुलिस के द्वारा ऐसी साइट्स को बार बार हटाने के बाद भी ये क्राइम बंद नहीं होते। हालांकि डार्क वेब पर से इलीगल एक्टिविटीज वाली वेबसाइट्स को परमानेंटली हटाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इन साइट्स के ओनर सब डार्क वेब को एक्सेस करने में मास्टर हो चुके हैं। इसीलिए एक साइट के बंद होते ही वो 10 और ऐसी साइट्स ओपन कर लेते हैं एंड हर साइट को ट्रेस करके बंद कर पाना आसान नहीं है। रेड रूम्स और प्राइवेट हिटमैन्स डार्क वेब की वो फेक स्टोरीज है जिन्होंने आम लोगों के
मन में डार्क वेब के लिए दहशत और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जबकि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि किसी भी वेबसाइट पर मर्डर्स का लाइव स्ट्रीमिंग किया ही नहीं जा सकता, और अगर ऐसा किया भी जाता है तो साइबर पुलिस वाले उसे किसी भी तरह पकड़ ही लेंगे, फिर चाहे वो साइट कितनी भी प्रोटेक्टेड क्यों ना हो। पर क्योंकि लोगों के मन में ये मिथ है कि डार्क वेब पर रेड रूम जैसी साइट होती है जो लाइव मर्डर्स और रेप स्ट्रीम्स करती है, एंड इसी वजह से लोगों के दिमाग में डार्क वेब की इमेज अंडरवर्ल्ड जैसी बन रखी है। नॉर्मल यूजर्स को ये लगने लगा है कि ये जगह सिर्फ बदमाशी करने वाले लोगों के लिए है। वहीं अगर नॉर्मल यूजर्स को भी डार्क वेब का इस्तेमाल करना है तो साइबर सिक्योरिटीज और ब्राउजिंग कंपनीज को इसे इतना सेफ बनाना होगा कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज पूरी तरह से खत्म हो जाए। हालांकि रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ से भी क्रिमिनल्स और क्राइम का सफाया होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता।